आरआरबी में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, सिलेबस का पूरा पूरा एनालिसिस किया है, जो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बताया जाएगा यहाँ पर कि कितने क्वेश्चंस कितने इयर्स में वो चीज़ जो है रिपीट करी गई है, कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, और साथ में जितने भी टॉपिक्स को कवर अप करवाना है वो भी आपको बेटा इसी चैनल पे कराया जाएगा। यानी कि सीधी बात कहूँ तो कंप्लीट स्टडी ऑफ रेलवे एग्जाम आपको यहीं पर मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं इशिका शुक्ला आपके लिए लाई हूँ केमिस्ट्री का आरआरबी का सिलेबस। आरआरबी में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स का हर एक सब्जेक्ट का जो सब सब्जेक्ट होता है हम कह सकते हैं, उसके क्वेश्चंस का पूरा सिलेबस का पूरा पूरा एनालिसिस किया है, जो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बताया जाएगा यहाँ पर कि कितने क्वेश्चंस या फिर कितने इयर्स में वो चीज जो है रिपीट करी गई है। क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सबका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमारे रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक पूरा एनालिसिस हो कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। तो इसी के लिए हमने पूरा एनालिसिस करा है आपके लिए, और इसी तरीके से और भी एनालिसिस, और भी चीजों का एनालिसिस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और कोई भी चीज आपसे मिस ना हो पाए, इसीलिए तुरंत आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम शुरू कर लेते हैं प्रॉपर एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस फॉर आरआरबी एग्जाम्स। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। भाई देखो, कोई भी चीज तुम पढ़ते हो, शुरू करते हो, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, और जब हम इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आ जाएगी बेटा, मैटर। ठीक है, मैटर, केमिस्ट्री की शुरुआत ही काहे से हुई है, मैटर से हुई है। ठीक है, तो ये इससे हमारे इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 10 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 10 टाइम्स ये टॉपिक जो है हमारा वो रिपीट हुआ है। मैटर जो है वो सबसे पहला टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में बनता है, और इसी मैटर से बनते बनते पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाती है। ठीक है, उसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेटा ऐसा है, जब भी मैटर पढ़ना शुरू किया था तो तुरंत उसको क्लासिफाई कर दिया कि भाई कितने पार्ट्स में वो क्लासिफाइड है। तो वैसे तो हमको बताया गया है कि मैटर की 5 स्टेट होती हैं, और उन 5 स्टेट के ऊपर हमारे कितने क्वेश्चन बन गए हैं ये देखिए पहले आप। भाई 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं, तो किसी भी टॉपिक को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कौन सा चेंज ऐसा है जो फिजिकली हो जाए, और कौन सा चेंज ऐसा है जो ऐसा हो कि दोबारा से वो पहले जैसा ना हो जाए। समझ में आया? यानी कि कोई भी चीज जो है वो केमिकली किस तरीके से चेंज होती है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ में, है ना। तो इससे कितने क्वेश्चन आए हैं, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे ही हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं, जैसे ही हम मैटर को समझते हैं, तुरंत हम लॉ पे स्विच कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही केमिकल रिएक्शन समझ में आई, तुरंत वहां पे फिजिकल केमिस्ट्री का रूल्स अप्लाई होना शुरू हो गए, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं अप्लाई होंगे तब तक नेचर में कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसके बाद हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कितने टाइम्स रिपीट हुई है, कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा सबसे पहली थ्योरी जो हमें दी गई थी केमिस्ट्री में, मैटर के ऊपर, एटम के ऊपर। ठीक है, कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, वो किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। इवन ये सवाल भी आ जाता है कि सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी। समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इससे 8 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक वेट। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले हमको वेट के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि भाई जब मोल पढ़ोगे तो इसका मतलब वेट तो पता होना ही चाहिए। तो इससे कितने क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन रिपीट हुए। और 23 तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है सब में एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। जैसे ही आप एटॉमिक वेट समझोगे, तुरंत आपसे मोल पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
तो उसी तरीके से हमारे पास 44 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। बड़ा ही मेजर पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, गैसेस के बारे में बताने के लिए वॉल्यूम से रिलेट किया, मतलब जितना भी गैसेस हैं वो इक्वल मास में जो होती हैं वो इक्वल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। ये बात में बर्जीलियस हाइपोथेसिस में पता चली थी। और इसमें बेटा कितने क्वेश्चन बने हैं? 4 क्वेश्चन बने हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, पीरियोडिक टेबल पढ़ते ही, मतलब या फिर यूं कहूं केमिस्ट्री पढ़ते ही जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी होती है मैटर, उसके बाद में क्या आता है? पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में क्या है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, इसकी स्टडी तो हमें कंटिन्यूस बिल्कुल करनी पड़ेगी बहुत सही से। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन बने हैं बेटा? बहुत ही मेजर पार्ट है, 44 क्वेश्चन बने हैं, है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन क्या क्या करता है, क्या क्या कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीज। उसी तरह से इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर तो हमने बना लिया, अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से, सेपरेशन टेक्निक से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, इस तरीके के चीजों से, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं। और कौन से मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट करना है, किस टेक्निक से सेपरेट करना है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और इससे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, 9 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अभी तो मैटर पढ़ लिया था, अब चलो उसकी स्टेट चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से जाते हैं, तब पता चलेगा मेल्टिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। तो वो सारी चीजों को हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इससे 4 क्वेश्चन आए हैं, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कि हम बड़ा ही आसान टॉपिक समझते हैं, कभी कभी तो पढ़ते भी नहीं है, ये सोच के कि यार ये तो जनरल केमिस्ट्री है। तो फिलहाल पढ़ना हर टॉपिक को है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टॉपिक जो है कि मतलब अगर कोई सब्सटेंस ए कोई सब्सटेंस बी में मिक्स किया जा रहा है, तो दोनों ही सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाएं कि एक सिंगल फेज बने, इसके ऊपर पूरी स्टडी। ठीक है, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं हमारे बेटा? 27 क्वेश्चंस हमारे उससे आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एलोट्रोपी, कोई भी एलिमेंट कितने टाइप के स्टेट में दुनिया में, नेचर में पाया जाता है, उसको कहते हैं एलोट्रोपी। सबसे ज्यादा कार्बन के एलोट्रोप हमारे फेमस हैं, समझ में आया? ग्रेफाइट और डायमंड सुना होगा आपने। इससे कितने क्वेश्चन आए हैं बेटा? 12 क्वेश्चन आए हुए। एटॉमिक मास यूनिट, जैसे ही हम एटॉमिक वेट को पढ़ते हैं तुरंत हमने एटॉमिक वेट को कैसे निकाला भाई, ये बता दो। तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, इस तरीके से निकाला था भाई। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आए हैं इससे? 10 क्वेश्चंस इससे हमें मिले हैं। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारा जो नया टॉपिक है दूसरा, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक्स पढ़ने के बाद मैटर, क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ, सॉल्यूशन, सब कुछ पढ़ने के बाद में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। मतलब अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो। ठीक है, एटम क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है डेफिनेटली। तो इससे कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं? एक्सेलरेशन, नहीं, यहां से करते हैं एटमिक एंड देयर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। एटम और उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स बोलेंगे। कंपोनेंट्स मतलब वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी कंपैरेटिव स्टडी। इससे कितने क्वेश्चंस बने हैं हमारे बेटे? 21 क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केवल ये पढ़ लेना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, केवल इतना नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नेचर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस चीज में कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कब प्रोटॉन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या न्यूक्लियस है, वो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एटॉमिक मॉडल, एटम कैसा दिखता है, किसने बताया? जे थॉमसन ने आके ट्राई किया, रदरफोर्ड ने ट्राई किया, बोहर ने ट्राई किया। कब ट्राई किया, कैसे ट्राई किया और फेल कब हुआ, सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो हमारे 9 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिपीट हुए। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जैसा टॉपिक आपको हर एक लोअर से लेके हायर एग्जाम्स तक हर एक जगह इससे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, या फिर ये कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसका जो पूरा एड्रेस है ना, वो कौन बता रहा है? क्वांटम नंबर बताएगा। तो इसी तरीके से इस वाले एग्जाम में भी इसको इंक्लूड किया गया और इससे 14 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही हम एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं,
एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एटॉमिक नंबर को पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, उससे आप क्वेश्चंस देखिए पहले कितने पूछे गए हैं बेटा, 47 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, समझ रहे हैं आप। 47 क्वेश्चन मतलब हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनेगा, उसकी क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी इनके प्रिंसिपल में बताया गया था कि एक मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम हम एक साथ में नहीं बता सकते हैं, उससे हमारे कितने फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन देखा गया। तो आप एक चीज पर ध्यान दीजिए कि एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। जितना आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उतना ही आप उस टॉपिक में डीप जा रहे हो, इतना समझो। मैटर, एटम, अब एटम के न्यूक्लियस तक पहुंच गए। ठीक है, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर सबसे जरूरी है भाई। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन है और कितना उसका एटम का पूरा मास आएगा वो हमारे लिए निकालना बड़ा जरूरी है। जेड और ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होती है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, 29 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, इसी के साथ में आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो हमारा टॉपिक है, एक एलिमेंट कितने तरीके से हो नेचर में पाया जाता है वो आइसोटोप होते हैं उसके, और इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो होता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे कितने क्वेश्चन पूछा गया बेटा, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले होते क्योंकि ये एक क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन होते बड़े आसान है, एक बार पढ़ लिया जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आइसोबार्स, जिस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं उस तरीके से आइसोबार्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर वाले जो होते हैं वो आइसोबार्स होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले। ठीक है, तो थ्री क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस का पूरा एनालिसिस था कि किस तरीके से इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है गैसियस लॉ। वैसे तो अगर हम बात करें सीबीएसई की या फिर यूपी बोर्ड की, किसी भी जगह की हम बात करें, ये जो टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स इससे रिमूव कर दिए गए थे, लेकिन बेसिक स्टडी में इसको रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, ये लॉ आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपका इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया, 12 क्वेश्चन इससे पूछा गया और ये होता बड़ा सिंपल है, तो इन टॉपिक्स को तो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, और इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। बेटा रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे जो नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें इस तरीके की रेज निकल रही हैं जो इतनी हार्मफुल है वो हमको दिखती भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इस वाले न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जिस तरीके से यूज किए जाते हैं, समझ में आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं रेज और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इसके एलिमेंट्स भी होते हैं। इवन इनको हम इस तरीके से ओपन में रखा हुआ देख भी नहीं सकते और ना ही इन्हें ओपन में रखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अगर ओपन में रख दिया तो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 18 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके क्वेश्चन होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो गया तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कुछ तो होते हैं कि हाँ याद कर लिया ऐसा होता है तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि इस कंडीशन में ऐसा होगा और इस कंडीशन में ऐसा होगा, तो वहां के लिए हमको कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमारे 18 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। भाई देखो वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, आप वो प्रिंसिपल पढ़ा और अब आप आगे जितने भी मॉलिक्यूल दुनिया में बने हुए हैं, CH4 कैसे बना, H2 कैसे बना, N2 कैसे बना, O2 कैसे बना, वैलेंसी क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, कितने बॉन्ड कौन बनाएगा, क्या किसका स्ट्रक्चर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है, तो आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कितने 62, बेटा 62 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। इस टॉपिक को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस टॉपिक को अगर हम स्किप कर देंगे तो केमिस्ट्री का बड़ा ही मेजर पार्ट हम स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो बेसिकली हम क्लास 10th में 9th में ये सारी चीजें पढ़ते हैं
कि किस तरीके से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या किस तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन जो है और रिडक्शन से हमारे कितने 41 क्वेश्चन बने हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट हो, सारी चीजें इसमें होंगी। और उसी के साथ में कुछ रिडॉक्स रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन बेटा इससे आए हुए हैं। इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि बोले एक साथ में तो कहें कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब हम गैल्वेनिक सेल, जब हम डैनियल सेल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं तब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस और सीरीज से कितने 39 क्वेश्चन बेटा इससे बने हुए हैं, ठीक है। और उसी के साथ में हम आगे जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बेटा, एसिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। एसिड्स का कॉन्सेप्ट इसमें आया हुआ है कि कौन सा एसिड कितना पावरफुल होगा, कौन से एसिड में कौन सा कंपाउंड को हम किस टाइप के मेटल में रख सकते हैं, मतलब किस एसिड को रख सकते हैं, कॉपर से बने हुए कंटेनर में रख सकते हैं, जिंक के बने हुए कंटेनर में रख सकते हैं। ये सारी जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की, वो जो है हमारी वो 23 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। या फिर सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि ये पूरे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए हैं, बड़ा मेजर पार्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा है वो है एसिड बेस सॉल्ट। अगर इसको चैप्टर समझें तो क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर जो है वो है एसिड बेस सॉल्ट। उसमें हम पूरे हमारे आसपास नेचर में जितनी भी चीजें है ना, बेकिंग सोडा हो गया, जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, जो सोप यूज कर रहे हो, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें उस चैप्टर में आ जाए, ठीक है। तो वही चैप्टर जो है वो यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जनरल केमिस्ट्री, जनरल साइंस, तो बेस जो है हमारा उससे कितना आएगा बेटा, 14 क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन। सॉल्ट मतलब हमारा क्या हो गया, सॉल्ट केवल कॉमन सॉल्ट नहीं, सॉल्ट का मतलब जितने भी सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जितने भी सॉल्ट है, ठीक है। इसी तरीके से पीएच वैल्यू, भाई अगर कोई एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में बताओ। जो पीएच स्केल होता है 0 से 14, उससे कितने बेटा 35 क्वेश्चन, बड़ा मेजर पार्ट है। पीएच वैल्यू से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ऐसे जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिससे 30 के ऊपर क्वेश्चंस आपने देखे हैं ना, मतलब 25 से ऊपर क्वेश्चन मैं ये कहूँ जिससे पूछे गए हैं, उस टॉपिक को आप तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। वैसे तो स्किप आपको कोई भी टॉपिक नहीं करना है, लेकिन जिससे 25 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप तुरंत अपने कहीं पर भी नोट करना शुरू कर दीजिए कि ये टॉपिक तो मुझे सबसे पहले तैयार करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और पढ़ाई करने का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उस चैप्टर को, आप उस टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर। क्या पीएच है ना, क्या पीएच है, किस तरीके से इंडिकेट करना है, लिटमस पेपर कैसे बताएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बताएगा, अनियन कैसे बताएगा, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये सब कैसे बताएंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। टर्मरिक भी बता देती है एसिड बेस के इंडिकेशन को इंडिकेट कर देती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे से 20 क्वेश्चन बने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है। लैब में भी ये चीज हमें कराई जाती है, ठीक है। एम्फोटरिक ऑक्साइड, एसी ऑक्साइड जो एसिडिक भी है, बेसिक भी है, उससे क्वेश्चन हमारे आते हैं। 10 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल गिने चुने ऑक्साइड्स के बारे में आपको बता देंगे कि कौन कौन सी होती है और किस तरीके से आपको इस पे वर्क करना है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेपराइजेशन, ये हमारा अगर आपको याद हो क्लास 9th में जो टॉपिक है इवेपोरेशन, उसमें आ जाता है ह्यूमिडिटी क्या है, कितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कैसा रहेगा, घटेगी तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो इससे हमारे कितने, बहुत सिंपल 5 क्वेश्चन इससे हमारे बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा आता है यह है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो डीप स्टडी है, कैसे पीरियोडिक टेबल बनी, किसने बनाई, किस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आ गई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने 8 के ग्रुप में एलिमेंट को बांटा था। हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। इन्होंने बनाया, कैल्शियम तक चला, फेल हो गया, ठीक है। उससे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो कितने बने, 42 क्वेश्चन बेटा न्यूलैंड लॉ ऑफ 42 टाइम्स रिपीट हुए, समझ रहे हैं। मतलब ये चैप्टर 30, 45, 103 और 74, मतलब सीधे सीधे समझ जाओ कि ये चैप्टर भैया इसको स्टार्ट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स, इन्होंने किस तरीके से 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पूरी पीरियोडिक टेबल तैयार कर दी, बाद में फेल भी हो गई थी, लेकिन
सारी चीजें सही थी, बस उसके बाद हमारी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई। मोजले ने क्या किया, मॉडर्न मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा चेंज कर दिया था और उसमें हमारा ये टॉपिक इंक्लूड हो गया। और इससे कितने क्वेश्चन, 103, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही तो वही पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ रहे हैं मोजलेस की, तो यानी कि इससे 103 क्वेश्चन बने हैं। मतलब बेटा आपका ये फिर से वही बात हो गई, मेजर पार्ट हो गया। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, कैसे घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे 74 क्वेश्चंस इससे रिपीट हुए हैं, मतलब ये हमारे सिलेबस का एक मेजर पार्ट में से, केमिकल बॉन्डिंग भी हमारा मेजर पार्ट है और ये भी हमारा मेजर पार्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बेटा वो मेटल, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब नॉन मेटल्स क्या हैं और वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं, ये इसकी स्टडी इसमें करते हैं और उससे क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन जो है उससे 15 क्वेश्चन बने। भाई हाइड्रोजन तो है ही ऐसा कि उसका रिएक्शन हम हर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, रखा है एटॉमिक मेटल की जगह पे है नॉन मेटल, तो इससे 15 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बड़ा फिर से एक दूसरा काफी रिएक्टिव एलिमेंट है, इससे कितने क्वेश्चन बने हैं, 8 क्वेश्चन बेटा इससे बने। नाइट्रोजन की तो केमिकल बॉन्डिंग ही खत्म नहीं होती, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, ठीक है। 18 क्वेश्चन इससे बने। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस P2O5 इस तरीके की ऑक्साइड या फॉस्फोरस के एसिड्स जो होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये इससे कितने क्वेश्चंस हमारे बने हैं, 12 क्वेश्चंस इससे बने हैं। और भाई 32 क्वेश्चन जिस टॉपिक से बने हैं वो है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी रिएक्शन आप समझ रहे हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो बड़े रिएक्टिव है और वो रिएक्ट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के सिलेबस को बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली। तो कितने 32 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती, फिर भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 33 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो इनर्ट गैसेस मतलब ग्रुप 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। सल्फर, 10 क्वेश्चन सल्फर से बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि सल्फर के बहुत सारे एसिड्स और सबसे इंपॉर्टेंट जो एसिड्स का राजा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से ही बना हुआ है, ठीक है। कार्बन की पूरी एक केमिस्ट्री बनके तैयार होती है जिससे 38 क्वेश्चन कार्बन से अकेले अभी तो 38 क्वेश्चन आए हैं। कार्बन की तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसके बारे में एनालिसिस हम अब करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे बेटा मेटल्स एंड मेटालिक कंपाउंड। अभी हमने नॉन मेटल और उसके कंपाउंड के बारे में समझा, अब मेटल और उसके कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो उसमें हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम सबसे हाईली रिएक्टिव, सोडियम और लिथियम, इससे हमारे 77 क्वेश्चंस बने हैं। ये आप देखिए सबसे पहले 77 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, सोडियम किस तरीके से कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। सोडियम होता बड़ा सॉफ्ट है, कैरोसिन में रखा जाता है लेकिन तब भी इतना रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इसीलिए तो कैरोसिन में रखा जाता है। अगर आपने ओपन में भी रख दिया तो बिल्कुल जो है फायर कैच कर सकता है अगर पानी के कांटेक्ट में आ गया। तो 77 क्वेश्चन बने हैं हमारे। कैल्शियम के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, 83 क्वेश्चन बेटा इससे बना है हमारा। एल्यूमिनियम को बेसिकली डेली लाइफ से लेके हर जगह एल्यूमिनियम फॉइल जैसे कि होता है यूज करते हैं, 12 क्वेश्चन एल्यूमिनियम से बने हुए हैं हमारे। सिल्वर से कितने क्वेश्चन बने हैं बेटा, 15 क्वेश्चन सिल्वर से बने हैं। सिल्वर से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, सिल्वर काला क्यों हो रहा है, किस तरीके से कितनी रिएक्टिविटी है, क्या है, तो सिल्वर से हमारे 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। गोल्ड जो कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, इससे भी कितने क्वेश्चन आए हैं, 6। कितना परसेंट अबंडेंस है, किस तरीके से आता है और कितना रिएक्टिव है, ठीक है, वो हमसे इसमें पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है, 7 क्वेश्चन 18 और 9 पोटेशियम, आयरन। अच्छा आयरन से बेटा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आयरन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब उसकी मैलिएबिलिटी, उसकी डक्टिलिटी। आयरन थर्माइट वेल्डिंग, रेलवे के ट्रैक्स को किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है थर्माइट, तो ये सारी चीजें हमने आयरन को इसलिए एनालिसिस कर ली। बेटा आयरन पढ़ लेना, 18 क्वेश्चन आयरन से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है लेड, मरकरी। तो लेड से हमारे 4 और मरकरी से 9 क्वेश्चन आए। मरकरी से 9 क्वेश्चन, मरकरी की 2-4 बहुत स्पेशल
होती है कि मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, या किस तरीके से रिएक्ट करती है, लिक्विड क्यों होती है, कहाँ पे आती है पीरियोडिक टेबल में। तो उससे कुल मिला के हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं बेटा? 9 क्वेश्चन। फिर कॉपर, जिंक, टिन, सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंपाउंड कॉपर, जिंक और टिन, यानी कि तांबा, जस्ता और टिन, ये जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, इससे हमारे 21 क्वेश्चन बने हैं। रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कंपाउंड्स भी बनेंगे, ठीक है। अदर मेटल्स, मतलब इतने मेटल्स जो पढ़ लिए हैं वो, उसके साथ में अदर मेटल्स, उससे कितने? 14 क्वेश्चन बने हैं। और अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जितने गिवन, इस अदर वाले को हटा के ऊपर वाले जितने भी आप लोगों को मेटल थे आप वो सारे पढ़ लो, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूल, जनरल केमिस्ट्री। फ्यूल है, फ्यूल को हम कह दें फॉसिल फ्यूल्स कह लें, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, किस तरीके से बनता है, कहाँ से आता है, प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है, सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और ये 54 जनरल केमिस्ट्री बोलेंगे इसको, ठीक है। जनरल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हमारे? 54 क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है एलॉय। कोई मेटल शाइनी है तो कोई मेटल ऐसा है जिसमें जंग नहीं लग सकता, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए 2-3 मेटल को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना लिया और उसका नाम हमने क्या रख दिया? एलॉय, ठीक है। और एलॉय जो है मिक्स करके बनाते हैं ना सबको, तो एलॉय की थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी, थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी, थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी मिला के हमने एलॉय बना लिया, जिसको हम स्टील बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो कितना? 29 क्वेश्चन इससे बना हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा ओर्स एंड मेटलर्जी। बेटा ओर्स एंड मेटलर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा मेटल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम को कैसे निकाला गया, कॉपर कैसे निकाला जाता है, सिल्वर कैसे निकाला जाता है, जिंक कैसे निकाला जाता है, उसका पूरा स्टडी, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिफाइनिंग, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में पढ़ते हो और आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैंने, इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने कई बार रिपीट होते हुए देखे हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का मतलब वही पॉलीथीन एंड ऑल, जो भी चीजें हैं, प्लास्टिक है, सब कुछ पॉलीमर है, ठीक है। तो वो किस तरीके से हमारा बना है, कुछ छोटे छोटे पीवीसी है ना, तो नायलॉन है, इन सब की कंपैरेटिव छोटे, बहुत सिंपल स्टडी होती है और उससे हमारे 12 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप पॉलीमर से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पढ़ लोगे तो भी आपके लिए कोई ऐसे टफ नहीं रहेगा, तो भी आपको बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है सोप एंड डिटर्जेंट। अभी मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट जब आपको बताया था तब मैंने आपसे कहा था कि सोप और डिटर्जेंट भी टॉपिक आता है, तो ये टॉपिक हमारे पास आ गया। 5 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि सोप कैसा होता है, मॉलिक्यूल कैसा होता है, डिटर्जेंट कैसा होता है, तो क्या क्या एक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आपसे इस टॉपिक में पूछ ली जाएंगी, ठीक है। 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लास एंड सीमेंट। ग्लास एंड सीमेंट की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल्स वाली जो बात आ गई, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक, बहुत छोटे माइन्यूट से क्वेश्चन इससे बने, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी हमारे बने हुए हैं, ठीक है। उसी के साथ में एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का मतलब विस्फोटक, है ना, बूम। तो 3 क्वेश्चंस हमारे इससे भी बने हुए हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो नहीं कहूंगे, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं। कौन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, किसको किस तरीके से रखना चाहिए, किससे फायर, जो बहुत जल्दी फायर कैच करता है, उससे भी हमारे 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा मेरा मतलब है कि कार्बन की अपनी जो सेपरेट केमिस्ट्री, तीसरी जो हमारी ये स्ट्रीम है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस स्ट्रीम के अंदर आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स को डील करना होता है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले तो नाम ही रख लो कंपाउंड के, सबसे पहले तो नाम पता होने चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं नामकरण, उसमें से 48 क्वेश्चन बने। और अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये 72, 22, 27, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से मैंने अभी आपको बताया कितने 72 क्वेश्चन बेटा इससे बने हुए हैं। और एल्कोहल्स, एल्कोहल्स मतलब किस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, अल्कोहल कैसे, इथेनॉल कैसे बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, इससे आपके 22 क्वेश्चन बने हुए हैं,
ठीक है। कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बोनिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है टॉपिक, उससे 27 क्वेश्चन हमारे बने हैं। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, प्रैक्टिकल से लेके थ्योरेटिकल मेथड तक सारे क्वेश्चंस इसमें बने हैं, तो 10 क्वेश्चन इससे हमें मिले हैं। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब टॉलेंस रिएजेंट कौन देगा, सिल्वर मिनट टेस्ट कौन देगा, बेंडिक सॉल्यूशन का टेस्ट कौन देगा, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। ठीक है। फिर हमारा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है जितने भी हमारे अमीन्स हो गए या फिर बायोमोलिक्यूल्स को हम कह सकते हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, वो सब हमारे 13 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी केमिकल रिएक्शंस तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है, केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन है। कौन सी केमिकल रिएक्शन है, किस टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में पूछी जाती हैं। और आप सबसे ज्यादा इस बात को देखिए कि 118 क्वेश्चन इससे आए हैं। मैं फिर से कहूंगी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेजर टॉपिक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बहुत आसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस का मतलब होता है बेटा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस में जो हमारी कन्वर्जन हो गए या जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में नेम रिएक्शन हो गए जिसमें अलग अलग कैटलिस्ट या अलग अलग कुछ रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, वो हमारी सारी मिसलेनियस में आ गई 215 से मेरा मतलब है जितनी भी नेम रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारी इसी में हमने इंक्लूड कर दी और इससे कितने 215 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। बस तो अब हमारा ये जो था लास्ट टॉपिक था और कंप्लीट एनालिसिस हमने आपको हर एक टॉपिक का कितने मार्क्स में आएगा, कितना कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब दिया है। आई होप आप लोगों ने सारी चीजों को नोट कर लिया होगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और अगर मैं अपना प्रोस्पेक्टिव कहूँ तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत थोड़ी सी कर सकते हैं अभी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा सा समय लेती है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसी के साथ में आपको अभी तो टॉपिक ही बताए हैं, अभी आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, और साथ में जितने भी टॉपिक्स को कवर अप करवाना है वो भी आपको बेटा इसी चैनल पे कराया जाएगा। यानी कि सीधी बात कहूँ तो कंप्लीट स्टडी ऑफ रेलवे एग्जाम आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और फिर से मैं कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। थैंक यू सो मच।